आज आ चुके हैं हम बायोलॉजी लेकर के। बायोलॉजी में वैसे प्रश्न को आपको बताया जाएगा जो कि पहले पूछा जा चुका है, यानी ये सब जो प्रश्न आप देख रहे हैं, जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, ये सब जो प्रश्न है पहले भी पूछा जा चुका है और आ सकता है। और देखिए आपका राइबोसोम पर टिप्पणी लिखे, और भी ऐसा भी प्रश्न होते हैं जो कि पहली बार ही पूछे जाते हैं। देखिए किशोराचरण, ये सब प्रश्न आज हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी से, यानी आपका बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट है तो इसको देखिए, और नहीं है तो अब इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए क्या करते हैं, बायोलॉजी आज पढ़ाने वाले हैं तो बायोलॉजी को अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। चलिए क्या करते हैं, और एग्जाम 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है, जीवों के लिए जो है कोई भी जीव है उसके लिए जनन यानी कि संबंध बनाना क्यों जरूरी है। तो जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण होता है। जीवों का कोई भी जीव, आप कैसे पशु देखिए, पक्षी देखिए, कीट पतंग, सभी अगर जनन नहीं करेंगे तो जो उनका जो वंश होता है वही समाप्त हो जाएगा, जो उनका प्रजाति जगह वो समाप्त हो जाएगा ना। वो क्या करेंगे, वो भी कहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, उनका वंश भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जनन करना बहुत जरूरी है, इसलिए और क्यों जरूरी है इसके बारे में आप बताने वाले हैं कि जीवों के लिए जनन क्यों अनिवार्य है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों अनिवार्य है। चलिए इसमें क्या करते हैं, देखिए कि जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यह एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविता से में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता में भी बनी रहती है। यानी जो भी प्रजाति का जीव है वो हमेशा पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता रहता है। जनन जीवों के अमरत्व में भी सहायक होता है, यानी कि जो जनन जो है जीवों को अमर बना देती है। और प्राकृतिक मृत्यु वैता में जीवता के कारण होने वाले जीवहांस की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है, बहुत सारे जीव बनते हैं। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित होती है। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इस समस्त कारणों के द्वारा पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये भी आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आइए। ये आपका राइबोसोम पर क्या है, टिप्पणी लिखिए। राइबोसोम पर टिप्पणी लिखिए, लिखना है कि राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है, यानी छोटा कण है, जिनके प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवांशिक पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं, उसमें चेंज करते हैं, किसमें, प्रोटीन श्रृंखला में। और आगे, और ये एंडोस्पेमिक क्या है इसमें कि ये एंडोप्लाज्मिक और रेस्टिकुलम के ऊपरी सतह पर पाया जाता है। इसके अलावे ये माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्रोमोप्लास्ट में भी पाया जाता है। राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए के साथ जुड़ा रहता है जिसमें विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को सही क्रमानुसार लगाने का संदेश रहता है। अमीनो अम्ल संदेशवाहक आरएनए के साथ संलग्न रहता है। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है तथा लिपिड के अपचय क्रियाओं में भी ये सहायता करता है। तो ये था आपका राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम के बारे में भी आप समझ गए। आगे बढ़िए। अब आपका किशोर चरण जुवेनाइल फेज, इसका क्या होता है, किशोर चरण के बारे में चलिए आपको बताते हैं। सभी जीवधारी लैंगिक रूप से परिपक्व होने से पूर्व एक निश्चित अवस्था में होकर गुजरते हैं। इसके पश्चात वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। इस अवस्था को प्राणियों में किशोर चरण या अवस्था तथा पौधों में कायिक अवस्था यानी कि वेजिटेटिव फेज कहते हैं। इसकी अवधि विभिन्न जीवों में से क्या होती है, भिन्न होती है। विभिन्न जीवों से इसकी अवधि अलग अलग होती है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है आपका, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं। ये भी आ सकता है, भले छोटा है प्रश्न लेकिन आ सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। एक सेब को आभासी फल क्यों कहा जाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो एक सेब को आभासी फल कहते हैं क्योंकि यह अंडाशय की जगह पुष्पासन से विकसित होता है। पुष्प में अंडाशय की फल की रचना करता है, तो इसीलिए जो होता है छोटा सा। कि कारण बताने वाला पूछा गया तो समझ लिया कहो तो लक ही खुल गया, यानी कि कारण बताने वाला ज़्यादा, एक से आपका 2 लाइन में ही पूरा पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है, विपुंसन से क्या तात्पर्य है। विपुंसन से क्या तात्पर्य है, एक पादप प्रजनक कब और क्यों इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। विपुंसन से आप क्या तात्पर्य है, ये आपसे पूछा रहा है। लिखना है कि पराग के प्रस्फुटन से पहले पुष्प कलिका से पराग कोश का निष्कासन क्या होता है, उसे विपुंसन कहलाता है। एक पादप प्रजनक इसका उपयोग इसका वतिकाग्र को अवांछित परागों से बचाने के लिए करता है। यह कृत्रिम संकरीकरण में उपयोगी है जहां आपेक्षिक परागों की जो होती है वो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आइए, जनन स्वास्थ्य के उन पहलुओं को सुझाए जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन बातों को बताना जिसमें ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले जनन स्वास्थ्य के वे पहलू जिन पर आज के परिदृश्य में विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला, लोगों के बीच सुरक्षित और स्वच्छ
यौन क्रियाओं, यौन संचालित रोगों, उपलब्ध जन्म नियंत्रक विकल्पों, गर्भवती माताओं की देखभाल, किशोरावस्था के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये सब है। और लोगों के जन्म संबंधी समस्याओं जैसे कि सगर्भता, प्रसव, यौन संचालित रोग, गर्भपात, गर्भ निरोधक, ऋतुस्राव संबंधों क्या है कि समस्याओं, बंध्यता आदि के बारे में चिकित्सा सहायता एवं देखभाल उपलब्ध कराना, ये इन सब बातों को हमेशा ध्यान देनी चाहिए गवर्नमेंट को। आगे देखिए, ये आपका जनसंख्या विस्फोट के निम्नलिखित कारण है। जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण है, ये आपसे पूछा जाएगा। देखना कि जनसंख्या विस्फोट का निम्नलिखित कारण है, आपको यहाँ पे होना चाहिए कि कितने कारण है, तो इसमें लिख दिया हुआ कि निम्नलिखित कारण है, मिस्टेक है। आगे देखिए, जनसंख्या विस्फोट का जो कारण है वह है मृत्यु दर में तीव्र गिरावट, दूसरा मातृ मृत्यु दर में कमी, और तीसरा शिशु मृत्यु दर में कमी, और चौथा जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि। अगला प्रश्न देखिए, क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है? कारण बताइए आपको कि क्या गर्भ निरोधकों का जो उपयोग किया जा रहा है क्या वो न्यायोचित है? कारण बताइए। तो लिखना है कि हाँ, गर्भ निरोधकों का उपयोग जो है वह न्यायोचित है, क्योंकि तीव्र दर से बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने में ये क्या होती है, वो सहायक होती है। जो भी जनसंख्या बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, इसको नियंत्रित करने के लिए जो गर्भ निरोधक जो भी तकनीक है ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यह कामेक्षा प्रेरणा तथा मैथुन में बाधक नहीं होता है। ये अवांछित गर्भधारण को रोकने और यौन संचारित रोगों को नियंत्रित करने में भी सहायक भी है ये। और आगे देखिए, किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन सा उपाय अपनाने चाहिए? अगर यौन संचारित रोगों से उसे बचना है तो कौन सा उपाय अपनाया जाए कि उसे बच सके, तो यही बताने वाले हैं। तो किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों से संपर्क में आने से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाने चाहिए। सबसे पहला, किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध न रखें, यानी यौन संबंध नहीं बचाने से आज बहुत सारे लड़कों को देखते हैं तो उसी के पीछे पागल होते हैं। और आगे देखिए, मैथुन के समय सदैव कंडोम का इस्तेमाल करना, ये भी एक उपाय होता है। तो क्या होता है कि यौन संचालित रोगों से बचने के लिए। और आगे देखिए नेक्स्ट, एक संकर क्रोश का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम का व्याख्या करने के लिए आपको बोला जाए कि एक संकर क्रोश का प्रयोग करते हुए देखना, प्रभाविता के नियम के अनुसार जब एक जीव में दो जीन उपस्थित रहते हैं तो वे प्रभावी जीन अपनी अभिव्यक्ति स्वयं करता है, खुद करता है, तथा अप्रभावी जीन अपना जो प्रभाव जो होता है वह प्रकट करने में असमर्थ रहता है। जब किन्हीं दो जीवों के बीच एक ही समय में एकल विपरीत लक्षण को लेकर परागण का प्रयोग किया जाता है तो उसे एक संकर क्रोश कहा जाता है। क्या कहता है? एक संकर क्रोश। अब आइए आपका नेक्स्ट ये आप देखिए, आपका दूसरा प्रश्न है बायोलॉजी का। तो यही कुछ खास प्रश्न था, यही कुछ आपको खास प्रश्न था जो कि बताना जरूरी था। यही प्रश्न तो आपको इसमें कुछ ऐसा भी प्रश्न होगा जो कि सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा याद जरूर कर लीजिएगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।